वेलकम बच्चों, आज हम क्लास 7th में सिविक्स में चैप्टर नंबर फर्स्ट में जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। ठीक है, हमारे इंडियन डेमोक्रेसी में इक्वालिटी कैसे प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो इक्वालिटी को हमारी डेमोक्रेसी में बेसिकली प्रोवाइड करने के लिए हमारा संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, जो ये कहता है कि हमारे इंडिया में सभी लोग बराबर हैं, एवरी पर्सन इज़ इक्वल। ठीक है, और इसका मतलब ये होता है कि हमारी कंट्री में जो भी इंडिविजुअल हैं, जो भी पर्सन हैं, वो चाहे मेल हैं और फीमेल हैं, किसी भी कास्ट के हों, किसी भी रिलीजन के हो, किसी भी ट्राइब के हो, कोई भी उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड हो या कोई भी उनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड हो, ये सब मैटर नहीं करता है। ये सब लोग इक्वल कंसिडर किए जाएंगे बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन के सम। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के आगे सब जो है इक्वल हैं और इंडिया में सबको इक्वल माना जाता है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन ने सबको एक बना कह दिया, कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया है इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लॉज बनाए गए, रूल्स बनाए गए कि इक्वालिटी है, सब इक्वल हैं। लेकिन उसके बाद, इतना होने के बाद भी क्या इक्वालिटी आपको देखने को मिलती है? नहीं। काफ़ी कुछ ऐसे केसेस हैं, ऐसी जगह हैं, अभी आपने बुक्स में एग्जाम्पल्स भी पढ़े कि इतने लॉज और आपके राइट, ये हमारा राइट है, इक्वालिटी हमारा एक राइट है, फंडामेंटल राइट है, उसके बावजूद भी जो है इनइक्वालिटी हमारे देश में है और ये देखने को मिलती है। ठीक है, तो लेकिन एक चीज़ जो सबसे अच्छी है बच्चों इसमें कि एटलीस्ट हमारी कंट्री में, जो हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसमें ये चीज़ सबने मानी है, या हमारे कंट्री में ये चीज़ एकदम मानी गई है कि जो लोग हैं वो सभी इक्वल हैं। ठीक है, ये चीज़, ये प्रिंसिपल है हमारी कंट्री का। ठीक है, जो हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसकी जो नींव है इसी पर रखी गई है कि सब लोगों का समान अधिकार है, सब लोग का समान ट्रीटमेंट होगा। एवरीबडी हैज़ इक्वल राइट्स, एवरीबडी विल बी ट्रीटेड इक्वली बिफोर लॉ। ठीक है, तो जैसा कि आपकी बुक में एक पिक्चर बनी है, यहाँ पे ये सीन जो है, दीवार मूवी आपने देखी है, जो पुरानी मूवी है अमिताभ बच्चन की है, उसमें आपने देखा है, ये फिल्म 1975 में आई थी, जिसमें अमिताभ बच्चन जो थे, या जो एक लड़का था, वो जो है वो शूज़ पॉलिश करता था, और जो शूज़ पॉलिश करवाते हैं उन्होंने उसको सिक्के जो है फेंक करके दिए, तो उसने जो है उसको उठाने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि उसे ऐसा महसूस हुआ कि जो भी वो काम करता है उसमें कोई डिग्निटी है, और इस तरह से सिक्के फेंक करके देने से वो उसकी डिग्निटी को क्या कर रहे हैं? हर्ट कर रहे हैं। तो उसने कहा कि डायलॉग भी फेमस है ना उसकी, मैं आज भी फेंके हुए सिक्के नहीं उठाता हूँ। ठीक है, इसके बाद बच्चों है कि इसके पहले हमारी कंट्री में कोई लॉ नहीं था जो हमारे यहाँ के लोगों को डिस्क्रिमिनेशन से प्रोटेक्ट कर सके, या उनके साथ में जो इल ट्रीटमेंट हो रहा है उससे प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, लेकिन अब जो है हमारे कंट्री में, हमारे देश में ये रूल्स हैं और ये लॉज बनाए गए ताकि किसी की भी राइट्स को कोई हार्म ना हो और सबकी राइट्स जो है इक्वली प्रिजर्व की जाएँ। ठीक है, अब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, इसमें इक्वालिटी को कैसे रिकॉग्नाइज किया गया, क्या क्या प्रोविजंस हैं? तो सबसे पहला ये प्रोविजन है कि एवरी पर्सन इज़ इक्वल बिफोर लॉ। ठीक है, लॉ के मतलब कानून के सामने हर एक व्यक्ति इक्वल है। इट मीन्स कि चाहे वो कंट्री का प्रेसिडेंट हो, चाहे वो कांता जैसी एक डोमेस्टिक वर्कर हो, जो नियम है उसे सबको ओबे करना है, सबको मानना है। ठीक है, ये नियम सबके लिए, ये लॉज सबके लिए हैं। ये नहीं कि आप बहुत बड़े पोस्ट पे हैं तो आपके लिए कोई लॉ नहीं, आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। दैट इज़ नॉट अलाउड इन आवर कंट्री। ठीक है, ये चीज़, ये प्रिंसिपल को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे से इंश्योर करता है। ओके, जो सेकेंड रीज़न है कि नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजियन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और वेदर दे आर मेल और फीमेल। ठीक है, तो जो सेकेंड प्रिंसिपल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है ताकि हमारी राइट ऑफ इक्वलिटी मेंटेन रहे हर एक पर्सन की, वो जो है ख़राब ना हो, उसको हर्ट ना किया जाए, ये है कि किसी भी पर्सन को जो है उसके कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, उस या फिर वो जिस जगह से बिलोंग करता है या जहाँ से पैदा हुआ है, या वो मेल है या फीमेल है, इस किसी भी बेसिस पे उसको डिस्क्रिमिनेशन मतलब
डिस्क्रिमिनेशन न फेस करना पड़े, ठीक है। थर्ड है एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड्स, होटल्स, शॉप्स एंड मार्केट्स, ठीक है। तो पहले क्या था कि कुछ पर्टिकुलर लोग होते थे, उनको सब कुछ अलाउड था, कुछ पर्टिकुलर कैटेगरी के लोगों को जो है शॉप्स या मॉल्स या कुछ भी यूज़ करना अलाउड नहीं था। पर कॉन्स्टिट्यूशन ने ये चीज़, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो इस चीज़ को बेसिकली एकदम इंश्योर कर दिया गया कि कोई भी व्यक्ति हो, फ्रॉम द प्रेसिडेंट टू अ सिंपल पर्सन, ठीक है, वो कोई भी पब्लिक प्लेस को यूटिलाइज कर सकता है, यूज़ कर सकता है। उसको कोई भी नहीं मना कर सकता कि नहीं आप बहुत गरीब हैं तो आप यहाँ पे नहीं घुस सकते हैं, आपकी हैसियत नहीं है तो आप यहाँ पे नहीं आ सकते हैं। एनीवेयर दे कैन गो इफ दे विश टू गो। ऑल द पब्लिक places are open for everyone in a country irrespective of their caste, creed, color and other discriminating things, okay। इसके बाद जो भी पब्लिकली अवेलेबल रोड्स हैं, वेल्स हैं या बाथिंग घाट्स हैं, वो सबके लिए हैं। जो पहले ज़माने में लोग क्या करते थे कि रोड्स अलग होती थी, जो कुछ एक कैटेगरी के लोग थे उनको जो है, जो गांव की रोड से पे चलना मना था, वो दूसरे पतली सी पगडंडी या कोई कच्चे रास्ते पे चलते थे वो लोग। तो ये सब चीज़ों को बिल्कुल बैन कर दिया गया और ये इंश्योर किया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को फोर्स नहीं करेगा कि आप यहाँ से नहीं जा सकते क्योंकि आप इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं या आप इस रिलीजन को बिलोंग करते हैं, ठीक है। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, सबके लिए कोई भी पब्लिक रोड हो या पीने का पानी हो या कोई नहाने का हो, सब कुछ ओपन है। जो फोर्थ चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्योर करी गई थी वो थी अनटचेबिलिटी, जो कि एक बहुत बड़ा कर्ज था हमारे कंट्री पे। एक तरह से उसको पूरा कंप्लीटली एबॉलिश कर दिया गया। एबॉलिश मतलब एकदम ख़त्म कर दिया गया और ये बहुत बड़ी बात थी क्योंकि अनटचेबिलिटी एक ऐसा कर्ज है बच्चों जो हमारी कंट्री को डेवलप होने से रोक रहा था, हमारी कंट्री को आगे जाने से, हमारे देश के देश का विकास होने में बाधा उत्पन्न कर रहा था। तो अनटचेबिलिटी मतलब होता है एक छुआछूत, ठीक है। तो पहले के लोग बहुत छुआछूत मानते हैं। इनफैक्ट आप अभी भी आप लोग नोटिस करते होंगे, आप लोग बहुत छोटे हैं बट स्टिल आप लोग कहीं ना कहीं आप नोटिस करते होंगे कि अभी भी छुआछूत अनटचेबिलिटी एग्जिस्ट करती है। कुछ लोग का माइंडसेट होता है, वो इसको मानते हैं, ठीक है। तो लेकिन ऐसे एज अ कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रॉपर लॉ बनाया गया उसमें अनटचेबिलिटी को बिल्कुल एबॉलिश कर दिया गया। अनटचेबिलिटी एकदम बैन है हमारी कंट्री में। तो ये 4 चीज़ें हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड करी हैं ताकि सबको जो है इक्वालिटी मिले और सबको ये फील हो कि नहीं, हम इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं तो हमें इक्वली जीने का हक है। और उसे जो है किस तरह से अगर उसके साथ में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो वो उसके लिए कोर्ट के पास जाए और अपील करे कि नहीं डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो उसके लिए उसकी राइट्स को प्रिजर्व करने के लिए एक प्रॉपर एक्शन लिया जाता है, ठीक है। अब इस इक्वालिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए बच्चों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये गारंटी कर दिया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सबको इक्वल राइट्स मिलनी चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट इसको इम्प्लीमेंट करती है 2 तरीके से, ठीक है। पहला तो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू कि हमारे संविधान में पहले से लिखा हुआ है कि सब इक्वल हैं तो उसको सबको मानना ही मानना है। सेकेंडली अवेयरनेस फैलाती है, बहुत सारी स्कीम्स निकालती है, बहुत सारे प्रोग्राम्स निकालती है। जो भी ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो डिसएडवांटेज मतलब जिनके साथ ऐसा डिस्क्रिमिनेशन होता है या कुछ ऐसा उनके साथ होता आ रहा है बिहेवियर, जहाँ पे उनको जो है अनइक्वल ट्रीटमेंट मिल रही है, तो वहाँ पर सरकार जो है गवर्नमेंट वो बहुत सारी ऐसी स्कीम्स निकालती है ताकि लोगों को जो अवेयरनेस हो और वो इक्वल फील कर सकें। जैसे एक SDG करके आया था जिसका मतलब था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जहाँ पे 0 हंगर का प्रोग्राम चलाया था गवर्नमेंट ने कि बिल्कुल कोई भी भूखा नहीं रहेगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे लॉज हमारे इंडिया में हैं जो हर एक पर्सन की राइट को प्रोटेक्ट करते हैं और उस हर एक पर्सन को जो है इक्वल ट्रीट करते हैं। इन लॉज के अलावा बहुत सारे लॉज बने। इन लॉज के अलावा गवर्नमेंट जो है बहुत सारे स्कीम्स चलाती है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। उन कम्युनिटीज़ इंडिविजुअल्स के लिए जो अनइक्वली ट्रीटेड हैं बहुत सेंचुरीज तक, ऐसे कुछ कम्युनिटीज़ और लोग हैं हमारी कंट्री में जिनके साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट होता आया है सेंचुरीज से और स्टिल टू बी कंटिन्यूड है, ठीक है। तो
इसीलिए गवर्नमेंट ऐसी बहुत सारी स्कीम्स निकालती है ये इंश्योर करने के लिए कि इन लोगों की राइट्स जो हैं वो प्रिजर्व हों और जो इनके साथ पास्ट में हुआ है अब नेक्स्ट फ्यूचर में या प्रेजेंट में इनको न सफ़र करना पड़े, ठीक है। तो एक सबसे बड़ा स्टेप जो गवर्नमेंट ने लिया इसकी तरफ वो था मिड डे मील का। मिड डे मील स्कीम एक बहुत अच्छी स्कीम इसलिए है क्योंकि बेसिकली ये जो स्कीम है वो तमिलनाडु में ने पहले जो है इम्प्लीमेंट करी थी और तमिलनाडु में 2001 में ये स्कीम इम्प्लीमेंट हुई थी और ये स्कीम इतनी अच्छी थी कि फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने सभी स्टेट से कहा कि आप सब लोग स्टेट गवर्नमेंट से कहा कि आप सब लोग इस स्कीम को इस प्रोग्राम को अपने स्कूल में 6 महीने के अंदर सब लागू करिए। अब इस स्कीम में क्या था मिड डे मील में, इसमें ये था ये एक ऐसा प्रोग्राम था जिसमें गवर्नमेंट ने एलिमेंट्री स्कूल मतलब प्राइमरी के स्कूल्स मतलब 1 to 8 तक के स्कूलों में, ठीक है, प्राइमरी स्कूल्स में बच्चों को जो है फ्री लंच प्रोवाइड करने की व्यवस्था बनाई थी, ठीक है। तो इस प्रोग्राम का बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिला। सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि जो गरीब बच्चे थे, जो पुअर चिल्ड्रन थे, वो फिर स्कूल में अपना नाम लिखवाना शुरू कर दिए और रेगुलरली स्कूल आना शुरू कर दिया, ठीक है। टीचर्स ने बताया, जब पूछा गया टीचर्स ने बताया कि जो पहले चिल्ड्रन बच्चे थे वो घर जाते थे लंच के टाइम पे कि हम लंच करने जा रहे हैं और फिर वो वापस स्कूल में लंच के बाद आते ही नहीं थे। लेकिन क्योंकि अब लंच जो है यहीं पे स्कूल में ही बनता है मिड डे मील, इसलिए जो अटेंडेंस है वो इम्प्रूव हुई है, बच्चे घर नहीं जाते यहीं पे खाना खाते हैं। दूसरी चीज़ जो इम्प्रूव हुई थी कि पहला जो उनकी जो चिल्ड्रन की मदर्स हैं उनको अपना सारा काम छोड़ करके आना पड़ता था और बच्चों को फीड कराने के लिए, ठीक है। अब उसकी कोई ज़रूरत है नहीं क्योंकि बच्चे स्कूल में आराम से खाना खा लेते हैं, ठीक है। इसके बाद जो सबसे बड़ी चीज़ इस मिड डे मील के प्रोग्राम से सॉल्व हुई, जो रिड्यूस हुई है, वो है कास्ट का सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ पे चाहे बच्चा किसी भी कास्ट का हो, ठीक है, स्कूल में सब एक साथ बैठ करके खाना खाते हैं, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो बच्चों के अंदर अभी से डाली जा रही है कि वी आर इक्वल, है ना। ऐसा कुछ कास्ट का सिस्टम नहीं होता, हम सब इक्वल हैं। तो इसलिए बच्चों के अंदर अगर आप स्टार्टिंग से डालते हैं तो यही बच्चे जाके हमारा फ्यूचर बनते हैं और यही चेंज करते हैं हमारे देश को, ठीक है। तो जो थिंकिंग चली आ रही थी वो थिंकिंग को बच्चों में नहीं डाला जा रहा है, बल्कि नई थिंकिंग डाली जा रही है बच्चों में कि वी ऑल आर इक्वल। हम चाहे किसी भी कास्ट के हों, क्रीड के हों, कलर के हों, रिलीजन के हों, हमको सब साथ में बैठ के खाना खाना है, ठीक है, स्कूल में। इसके बाद कई ऐसे भी स्कूल्स हैं, जगहें हैं जहाँ पर जो दलित विमेन हैं वो खाना बनाती हैं, ठीक है, एम्प्लॉय की गई हैं, उनको रखा गया है खाना बनाने के लिए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह कि जो गरीब बच्चे थे वो स्कूल आते नहीं थे क्योंकि उनके घर में खाना पीना था नहीं, क्योंकि जब से स्कूल में अब खाना बनना स्टार्ट हो गया, खाना मिलना स्टार्ट हो गया, तो वो सारे पुअर स्टूडेंट्स अब स्कूल आना शुरू हो गए क्योंकि कम से कम उनको एक टाइम का खाना अच्छे से एक न्यूट्रिशियस पूरी डाइट मिलती है उनको, ठीक है। और जब वो भूखे प्यासे बच्चे स्कूल आते थे, जब उनको खाना नहीं मिलता था गरीब बच्चों को, तो फिर वो खाली पेट किसी का भी दिमाग नहीं चलता है ना, तो वो अपनी स्टडीज़ में कंसंट्रेट नहीं करते थे। लेकिन क्योंकि अब स्कूल में मिड डे मील प्रोवाइड होता है, बच्चे अच्छे से खाते हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशन नरिशमेंट मिलता है, इसलिए जो है यहाँ पर जो पुअर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट ये हुआ कि उनको भूखा नहीं रहना पड़ता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है ऐसे प्रोग्राम्स को जब इंट्रोड्यूस करती है तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इससे क्या होता है कि लोगों के अंदर ये अवेयरनेस फैलती है कि सब इक्वल हैं और ये एक इक्वालिटी जो है एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। लेकिन अभी भी इस फील्ड में इक्वालिटी की डायरेक्शन में बहुत सारा काम करना बचा है, ठीक है। अब भले ही मिड डे मील से हमने बच्चों की संख्या बढ़ा दी, गरीब बच्चे स्कूल आना शुरू हो गए, बहुत सारे बच्चों का पेट भर जाता है, लेकिन स्टिल हमारी कंट्री में ऐसे बहुत सारे स्कूल्स हैं जहाँ पे अभी भी बहुत डिफरेंस है, ठीक है। रिच और पुअर का डिफरेंस है, रिच लोग उस स्कूल को अटेंड कर सकते हैं, पुअर लोग वो सब बड़े बड़े स्कूल्स को अटेंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अभी भी हमारे देश में ऐसे बहुत सारे स्कूल्स हैं जहाँ पर दलित बच्चे, जैसे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि थे, उनके वैसे बच्चों के साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता है, डेली उनको अनइक्वल ट्रीटमेंट उनके साथ होता है, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे चिल्ड्रन हैं जिनके साथ अनइक्वल सिचुएशन में उनकी डिग्निटी को जो है हर्ट किया जाता है, उनको फोर्स कराते हैं, काम कराया जाता है ज़बरदस्ती। तो ये सब चीज़ें आज भी हमारी कंट्री में हैं जिसको हमें चेंज करना है और लोग इस तरफ सोचना भी नहीं चाहते हैं और वो
बस लोग जो है जब आप लोगों को समझाएंगे तो उनको लगता है कि क्या फालतू की बातें चल रही हैं, कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो इनको लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या इक्वल है क्या अनइक्वल है, कुछ नहीं है। इसलिए इन सब को इम्प्लीमेंट करने के लिए फाइनली लॉ बनाया गया, ताकि एटलीस्ट लॉ के डर से ही कुछ लोग, डर से ही एटलीस्ट लोग सोचेंगे तो कि हाँ, हमें किसी के सेंटिमेंट्स को, किसी की डिग्निटी को हर्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। सबसे बड़ा रीज़न है अब तक ये सब चीज़ें हमारे कंट्री में चल रही हैं बच्चों, ये है कि एटीट्यूड जो होता है उसको चेंज होने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। हम सभी जानते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन जो है वो गलत है, वो लॉ के अगेंस्ट है, सबको, हर एक इंसान को पता है, फिर भी वी कंटिन्यू टू ट्रीट पीपल अनइक्वली ऑन बेसिस ऑफ देयर कास्ट और बैकग्राउंड, वॉट एवर इट इज़, वी ट्रीट देम अनइक्वली, ठीक है। हो सकता है कि वो विमेन है, ये मेन है, तो विमेन को अनइक्वल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, या मे बी कहीं पे मेन को अनइक्वल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ठीक है। डिसेबिलिटी को लेकर के, अरे उसके में ये डिसेबिलिटी है, ये तो उसको अनइक्वल ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो हम फुल्ली अवेयर हैं कि हम जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, देन ऑल्सो हम ये डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, ठीक है। ये कब खत्म होगा? ये तभी खत्म होगा जब हर एक पर्सन ये बिलीव करेगा कि कोई भी इन्फीरियर नहीं है। इन्फीरियर मतलब कोई भी नीचे नहीं है, ना ही कोई सुपीरियर है, दे ऑल आर इक्वल। और सब एक पर्सन, हर एक पर्सन की अपनी एक डिग्निटी है, उसे किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। और उसको उतनी ही रिस्पेक्ट के साथ में उसके साथ ट्रीटमेंट करनी चाहिए। और इस एटीट्यूड को चेंज करने में बहुत टाइम लगेगा, और सबसे बड़ा जो रोल इसको चेंज करने में प्ले करने वाले हैं वो आप सभी बच्चे हैं, आप लोग छोटे हैं, और आप ही चल के देश का फ्यूचर बने, कंट्री का फ्यूचर आप ही हैं। तो आप लोग ही इस एटीट्यूड को चेंज कर सकते हैं। बाय चेंजिंग योर थॉट यू कैन चेंज होल कंट्रीज विजन, ठीक है। तो बच्चों, एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में इक्वलिटी को इस्टेब्लिश करना बहुत बड़ा स्ट्रगल है। ये एक लगातार चलने वाली लड़ाई है जो चलती रहेगी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस इक्वलिटी को नहीं मानते हैं और लोगों को जो है हर्ट करते रहते हैं, ठीक है। अब हम ये पढ़ेंगे कि इश्यूज ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज, ठीक है। क्या सिर्फ इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, जहाँ पे इतनी ज़्यादा इनइक्वालिटी है, या इतनी ज़्यादा इक्वालिटी के लिए लड़ाई चल रही है कि नहीं हम इक्वल हैं, ये लॉ लाओ, वो लॉ ले आओ? ऐसा नहीं है। ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं हमारे पूरे वर्ल्ड में, डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ है, जहाँ पे इक्वालिटी के लिए जो स्ट्रगल है, जो लड़ाई है, वो चलती रह रही है और आज तक चल रही है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारी इसमें है हमारा यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, ठीक है। जब यहाँ पर बहुत पहले अफ्रीका से स्लेव्स के तौर पे लोग लाए गए थे और फाइनली वो यहाँ पे बस गए, तो जो अफ्रीकन अमेरिकन एंसेस्टर्स थे उनके साथ में बहुत ज़्यादा अनइक्वल ट्रीटमेंट होता था, ठीक है। तो हालांकि 1950s के लास्ट में यहाँ पे एक मूवमेंट शुरू हुआ अफ्रीकन अमेरिकन लोगों को इक्वल राइट्स दिलाने का, लेकिन इसके पहले अफ्रीकन अमेरिकन जो थे उनके साथ बहुत ज़्यादा अनइक्वल ट्रीटमेंट यूनाइटेड स्टेट्स में होता था। उनको जो है कोई भी इक्वलिटी की राइट्स नहीं दी गई थी। जैसे अगर वो बस में ट्रैवल कर रहे हैं तो उनको एकदम पीछे बैठना पड़ता था, और यदि अगर वो सीट पे बैठे हैं, कोई अगर वाइट पर्सन आ गया तो उसको अपनी सीट से उनको उठना पड़ता था, ठीक है। अब यहाँ पे एक स्टोरी है रोज़ा पार्क्स की, ठीक है। ये एक अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन थी, ठीक है, और ये डेली काम पे जाती थी अपने वर्क पे, और अपने जब पूरे दिन काम करके बहुत टायर्ड हो गई और वो अपनी सीट पे बैठी बस में, तो एक वाइट मैन आया और उन्होंने जब ये था कि अगर कोई वाइट पर्सन आता है तो आपको अपनी सीट छोड़ देनी है, बट वो रिफ्यूज़ कर दिया उन्होंने कि मैं अपनी सीट से नहीं उठूँगी, ठीक है। 1 दिसंबर 1955 की बात है, ठीक है। जिस दिन उन्होंने रिफ्यूज़ करा कि मैं अपने सीट से नहीं उठूँगी, उस दिन से स्टार्ट हुआ अनइक्वल ट्रीटमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट, ठीक है। ये एक इनिशिएशन, एक स्टेप कितना बड़ा काम कर जाता है। सिर्फ एक छोटी सी स्टेप, इतने साल से सब सहते आ रहे थे अफ्रीकन अमेरिकन लोग, किसी ने कुछ नहीं कहा, और फाइनली एक लेडी आती हैं, उन्होंने कहा कि मैं आज अपनी सीट से नहीं उठूंगी, और फिर वहाँ से स्टार्ट होता है कि स्पार्क, एक चिंगारी थी वो, और वहाँ से फिर स्टार्ट होता है सिविल राइट्स मूवमेंट, ठीक है। उसके बाद बनता है सिविल राइट एक्ट 1964 का, जिसमें ये क्लियरली मेंशन होता है कि किसी के खिलाफ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं हम लोग, उसके रेस को लेकर के, उसके रिलीजन को लेकर के, या उसके
किस नेशन में उसका जन्म हुआ है, कहाँ से उसकी ओरिजिन है, इसको लेकर के, ठीक है। और यहाँ तक कि जो भी स्कूल्स थे वो अफ्रीकन अमेरिकन बच्चों के लिए भी खोल दिए गए। अब ये सारे बच्चे कोई अलग से स्कूल में नहीं जाके पढ़ेंगे, सब बच्चों के साथ जो जहाँ पे अमेरिकन बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे ये अफ्रीकन अमेरिकन बच्चे भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब जो मोस्ट अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन है अभी भी आज के दिन भी वो ज़्यादा रिच नहीं है, काफ़ी, क्योंकि वो पोरेस्ट कंट्री में से आते थे पहले, ठीक है, क्योंकि अफ्रीका उतनी डेवलप नहीं थी उस टाइम पे, तो वो सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स को अफोर्ड कर सकते थे और बहुत जहाँ पे फ्यूअर फैसिलिटीज़ होती थी और टीचर्स भी उतने क्वालिफाइड नहीं थे, है ना, पहले। और जहाँ पे वाइट स्टूडेंट्स आते थे वहाँ पे वो प्राइवेट स्कूल्स थे, काफ़ी अच्छे इलाके थे और काफ़ी अच्छे रेटेड प्राइवेट स्कूल्स थे, अच्छे टीचर्स थे। तो फिर इस लॉ के आने के बाद क्या हुआ कि वो बच्चे जिनको अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पा रही थी उनको ये अच्छी एजुकेशन मिलना शुरू हो गई, ठीक है। तो एक स्पार्क से कितना बड़ा फिर एक वो मूवमेंट शुरू हुआ, उस मूवमेंट से फिर फाइनली जो है सबके राइट्स को प्रिजर्व करने के लिए सिविल राइट्स एक्ट अमेरिका में बनाया गया, ठीक है। हमारे जैसे कि अमेरिका में सिविल राइट्स एक्ट बनाया गया था ये अफ्रीकन अमेरिकन लोगों के को उनके राइट्स को प्रिजर्व करने के लिए, वैसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 15 है जो बात करता है इक्वालिटी की, ठीक है। ये चीज़ बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा कि आर्टिकल 15 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है जो इक्वालिटी की बात करता है। ये कहता है कि किसी भी पर्सन से हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं उसके रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे, ठीक है। कोई भी स्टेट किसी भी सिटीजन जो कि इंडिया का सिटीजन है किसी के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा किसी भी ग्राउंड पे, ठीक है। और ना ही कोई सिटीजन, ठीक है, किसी और को जो है किसी और के डिग्निटी को चोट पहुंचाएगा, ठीक है, हर्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद जो है सभी सिटीजन्स को, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, क्रीड का हो, किसी भी जगह का हो, नो मैटर कोई बैकग्राउंड हो, लेकिन उसको सारे पब्लिक प्लेसेस को एक्सेस करने की छूट रहेगी। और जो भी पब्लिक जनरल पब्लिक के लिए यूज़ के लिए बनाए गए हैं चीज़ें, चाहे वो स्टेट फंड से बनाए गए हों, चाहे वो किसी और फंड से बनाए गए, जो भी चीज़ें पब्लिक के यूज़ के लिए बनाई गई हैं वो सबके लिए रहेंगी, खुली रहेंगी। इससे कोई भी मना नहीं कर सकता है कि नहीं आपके पास ये प्रॉब्लम है या आप ऐसे दिखते हैं तो आप यहाँ नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आर्टिकल 15 हमारी इक्वालिटी की राइट को प्रिजर्व करता है। ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वालिटी, ठीक।